Welcome back to SK1AKS and we're back again with electric charges and fields from class 12th NCERT Physics. And today we'll study about electric fields. Since ये जो chapter का name ही है that is electric charges and fields. So it is not कि सिर्फ charges and field के बारे में बताते हैं indeed, लेकिन हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्जेस तो डिस्कस कर लिया. व्हाट इज चार्जेस, अबाउट बिहेवियर ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, कैसे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, थिंग्स लाइक दैट. लेकिन व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सो रियली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, टू नो अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस लेट अस कंसिडर द अट्रैक्शन या फिर रेपल्जन बिटवीन टू चार्जेस. सपोज हमारे पास कोई भी एक चार्ज कैपिटल क्यू है एंड वो एक दूसरे चार्ज स्मॉल क्यू को या तो अट्रैक्ट करता है या फिर ये उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है सच दैट इट गोज फार अवे फ्रॉम आवर कैपिटल क्यू. लेकिन अगर हम लोग यही केस सपोज यहाँ पे कंसिडर करते, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू. सपोज कैपिटल क्यू का चार्ज स्मॉल क्यू से बड़ा है, थिंग्स लाइक दैट. तो ऑब्वियसली स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के पास ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा इन कंपैरिजन टू कैपिटल क्यू. उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, फोर्स तो दोनों पे सेम एक्सर्ट होंगे. लेकिन ये जो चार्ज है ना स्मॉल क्यू, अभी तो ये इसके पास आ रहा है. अगर इसे हम लोग रिमूव कर दें, सपोज हम लोगों ने चार्ज स्मॉल क्यू को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा? दैट्स नथिंग. अब तो कोई चार्ज है नहीं इंस्टेड ऑफ कैपिटल क्यू. लेकिन जब हम लोग इसे फिर से वापस लाते हैं तो ये फिर से या तो अट्रैक्ट होगा या फिर इससे दूर जाएगा. दैट इज द थिंग. तो अगर इसको रिमूव करने पे कुछ नहीं था तो कैसे ये अट्रैक्शन और रिपल्जन होता है जब हम इसको कैपिटल क्यू के पास लाते हैं? सो दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी आंसर्ड. तो जो पहले ज़माने के साइंटिस्ट थे उन लोगों ने कंसेप्ट दिया फील्ड का कि जब ये चार्ज यहाँ पे नहीं है, फिर भी यहाँ पे एम्प्टी स्पेस तो नहीं है, फिर भी यहाँ पे वैक्यूम नहीं है, एक फील्ड है. एंड इट वाज फैराडे हु स्टार्टेड द थिंग. साइंटिस्ट को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इवन ग्रेविटेशनल फोर्स ये थ्रू एम्प्टी स्पेस भी प्रोपोगेट कर सकता है, यानी कि एम्प्टी स्पेस वैक्यूम के थ्रू भी ऑपरेट कर सकता है. And that is where the concept of field got started. And particularly इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट. फिर आई बात कि जो स्मॉल क्यू चार्ज है, सॉरी दैट इज कैपिटल क्यू चार्ज है, तो कोई भी चार्ज अपने सराउंडिंग में, सपोज ये इतना इसका सराउंडिंग है राइट, तो कोई भी चार्ज अपने पूरे सराउंडिंग में एक फील्ड राइट, इट क्रिएट्स अ फील्ड, ये फील्ड प्रोड्यूस करता है. एंड दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कि एक वेक्टर क्वांटिटी. एंड ये फील्ड की स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी, इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है कितने डिस्टेंस पे है उसकी पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम दिस चार्ज कैपिटल क्यू. एंड जब ये फील्ड ये क्रिएट करता है, फिर अगर हम लोगों ने इस फील्ड के रीजन में कोई भी दूसरा चार्ज यहाँ पे रखा तो वो फील्ड एक्ट करेगा एंड वो फील्ड फिर इस चार्ज पे फोर्स प्रोड्यूस करेगा. सो ये जो फोर्स एक्ट करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे तो चार्जेस रेस्ट पे है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंस्टेंटली एक्ट नहीं करती है. दैट इज द कंसेप्ट कि आपने सीधे चार्ज लाए, सीधे फोर्स एक्ट करना स्टार्ट कर गई. ये इंस्टेंटली नहीं होता है. इंस्टेड जब ये कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ पे था तब इसने एक फील्ड क्रिएट किया था, एंड उस फील्ड के रीजन के अंदर जब हम लोगों ने स्मॉल क्यू को लाया तब ये फील्ड एक्ट करता है. एंड जब ये फील्ड एक्ट करता है तो उसकी वजह से फोर्स प्रोड्यूस होती है, यानी कि वो फील्ड की वजह से, उस फोर्स की वजह से या तो स्मॉल क्यू इसके पास आएगा या फिर इससे दूर जाएगा. दैट इज द थिंग. ग्रेविटेशनल फील्ड भी आपने कंसेप्ट पढ़ा ही होगा, दैट इज वेक्टर जी, उसको हम लोग यूजुअली वही लिखते हैं वेक्टर एफ ओवर एम. दैट इज द थिंग. एंड जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे वो भी हम लोग सिमिलर मैनर में डिफाइन करते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गो थ्रू अ रादर डिफरेंट डेफिनेशन. इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय वेक्टर ई, एंड ये एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल होता है. दैट इज आपने यहाँ पे कैपिटल क्यू को रखा है, इसको मान लो कि ये ओरिजिन है, कैपिटल क्यू को आपने ओरिजिन पे रखा है एंड दूसरा एक चार्ज स्मॉल क्यू है. तो अगर हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर कंसिडर किया
ये तो ओरिजिन पे है, इसका पोजीशन वेक्टर दैट इज 0, अ नल वेक्टर। तो ये जो चार्ज है इसका पोजीशन वेक्टर r है, तो इसका मैग्नीट्यूड दैट इज द डिस्टेंस, ये r कंसिडर कर लेते हैं, तो वेक्टर r समहाउ क्या होगा, ये डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड r दैट इज डिस्टेंस एज अ होल टाइम्स में एक यूनिट वेक्टर r कैप, ऐसे डिफाइन करेंगे। ऑब्वियसली ये कुछ ऐसे डिफाइन होगा। तो यहाँ पे अगर मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है इस चार्ज के लिए एट अ डिस्टेंस r, तो ये मैं डिफाइन करता हूँ जो कि कैपिटल Q प्रोड्यूस कर रहा है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। कौन सा चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल Q, क्योंकि हम लोग कैपिटल Q कौन सा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम लोगों ने वेक्टर E नाम दिया है, डिवाइडेड बाय में r² टाइम्स r कैप। This is how we define electric field at a point vector r, at a position vector r. Now you might be wondering कि ये कैपिटल Q कहाँ गया, बस कैपिटल Q। ऑल्सो मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया कि जब ये स्मॉल q को हम लोगों ने रिमूव कर दिया तब यहाँ पे क्या बचा, सो देयर इज नथिंग, इंडीड तभी तो यहाँ पे फील्ड था, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ था। जब ये चार्ज नहीं भी था तो ऐसा नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिमूव हो गया, लेकिन जब ये चार्ज अंदर आएगा फील्ड के तब ये फील्ड एक्ट करती है, तब ये फील्ड फोर्स प्रोड्यूस करती है, या तो अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव। तो यहाँ पे जब ये नहीं था फिर भी तो फील्ड एग्जिस्ट कर रही थी, फिर भी इस स्पेशल पॉइंट पे एक फील्ड थी, एंड दैट इज द थिंग, एंड दैट इज द रीजन कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज के होने या फिर ना होने पे नहीं डिपेंड करता है, ये एक्ट तभी होगा जब एक दूसरा चार्ज हमारे पास है। एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ पे हम लोगों ने इस चार्ज स्मॉल q को नहीं कंसिडर किया। क्या डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, स्मॉल चार्ज, ये जो स्मॉल वाला चार्ज है दैट इज स्मॉल q, इस पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि एग्जिस्ट तो तब भी करता है, लेकिन जिस पोजीशन पे हम लोगों ने इसको रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होती है, कांस्टेंट नहीं होती है थ्रू आउट ऑल ऑफ इट्स सराउंडिंग्स, ये डिक्रीज करती जाती है एज यू गो farther away from the charges, and that is the reason कि फोर्स भी इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे डिपेंड करता है एंड डिक्रीज करते जाता है इनवर्सली टू द स्क्वायर डिपेंडेंट, कि जैसे हम लोग इससे फोर्स से इस मेन चार्ज से दूर जाते हैं। एंड दैट इज द थिंग कि डिस्टेंस पे एक डिस्टेंस वेक्टर r, दैट्स नॉट डिस्टेंस, इंडीड इट इज द पोजीशन वेक्टर, वेक्टर r पे फ्रॉम द ओरिजिन वेयर हमारा चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस स्ट्रेंथ का होगा, इसकी मैग्नीट्यूड विल बी अलोंग दैट थिंग, राइट। तो इतना तो वी जस्ट गॉट टू नो अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, फोर्स हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे भाई, लेकिन फोर्स तो चार्ज सेकंड चार्ज पे डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डिपेंड करती, वो तो आप कोई भी चार्ज ला के रख दो वो तो सेम ही रहेगी बस डिस्टेंस पे, लेकिन फोर्स हाँ डिपेंड करता है, दैट्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q ओवर r² टाइम्स r कैप। तो यहाँ से अगर हम लोग सिमिलैरिटी देखें, डिफरेंस क्या है कि फोर्स के इक्वेशन में देयर इज अ मल्टीप्लाइड q, तो यहाँ से हम लोग ऑब्वियसली लिख सकते हैं कि फोर्स, अगर हम लोग फोर्स की बात करें सो एट अ पॉइंट वेक्टर r, कि वेक्टर r पे कोई सर्टेन चार्ज q हम लोगों ने रखा है, तो ये फोर्स अगर किसी चार्ज q पे एक्ट कर रहा है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E प्रोड्यूस ड्यू टू कैपिटल Q, तो ये फोर्स इज गिवन बाय वो चार्ज, वो स्मॉल चार्ज q टाइम्स में द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन इंडीड रिमेंबर हो या ना हो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ज़्यादातर बुक्स में देखोगे NCERT में पहले ये डेफिनेशन गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है कि ऐसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, लेकिन आप मोस्ट ऑफ द अदर बुक्स में देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन भी इसी तरह से किया जाता है दैट इट इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो दिस इज मस्ट लर्न, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो SI यूनिट भी है वो इसी इक्वेशन से हमें पता चलता है, दैट इज न्यूटन पर कूलम। एक और अल्टरनेट यूनिट जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे एंड इंडीड फर्दर स्टडी करेंगे तो एक और आपको V/m का यूनिट दिखाई देगा, दैट विल डिस्कस अबाउट लैटर, दैट इज द थिंग।
राइट। तो इतना वी जस्ट गॉट टू नो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इट कैन डू, कि ये एक फोर्स प्रोड्यूस करता है एंड वही फोर्स एक्ट करता है एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऑल्सो अब हम लोग जान लेते हैं कि सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक जो चार्ज हम लोगों ने यहाँ पे रखा है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्कशन हो रही है, जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है अपने सराउंडिंग में, तो उस चार्ज को दैट इज कैपिटल क्यू को हम लोग सोर्स चार्ज बोलते हैं। वाई सो? क्योंकि यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एंड जो चार्ज हम लोग रखते हैं एक्सपीरियंस करने के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। दैट इज कैपिटल क्यू हो गया हमारा सोर्स चार्ज, स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज। इतना तो हो गया। एंड ऑल्सो रिमेंबर, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई स्मॉल क्यू की भी तो अपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट। अपने एरिया में ये भी तो एक अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये भी तो सोर्स चार्ज होगा। तो ये जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, ये कैपिटल क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कर सकती है। एंड इससे क्या होगा कि ये कैपिटल क्यू भी अपनी पोजीशन से रिमूव हो सकता है, ये भी तो एक्सेलरेट करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैपिटल क्यू फोर्स एक्सर्ट करेगा, एक कैपिटल क्यू पे भी तो एक्सेलरेशन आ सकता है, इस पर फोर्स एक्सर्ट होगा ड्यू टू स्मॉल क्यू। तो मैथमेटिकली जब हम लोग ऐसे प्रॉब्लम से डील करते हैं, सो व्हाट वी डू कि हम लोगों ने बस क्या किया कि स्मॉल क्यू को कैपिटल क्यू के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा रख दो, जस्ट गेट इट वेरी स्मॉल, कि इसे बहुत ही छोटा है एंड अप्रोक्सीमेट कर दो टू 0। तो उन सर्टेन केसेस में क्या होगा, हमें लिमिट लेना पड़ेगा कि क्यू अप्रोचेस 0 एंड देन दैट्स वेक्टर एफ ओवर क्यू। लेकिन ऐसा नहीं है कि तब ये इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि तब हम लोग लिमिट भी तो ले सकते हैं। एंड व्हेन वी रियली डू दैट, जब स्मॉल क्यू छोटा होगा सो विल बी वेक्टर एफ, एंड जिसकी वजह से ऑल्दो दीज विल बी गोइंग वेरी स्मॉल, ये इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल हो जाएंगे, लेकिन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टेकिंग लिमिट राइट हियर, ये फाइनाइट ही रहेगी। एंड यहाँ से हमें करेक्ट मैथमेटिक्स से यहाँ से करेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सर्टेन पॉइंट निकाल सकते हैं। ऑल्सो अगर हम लोग देखें तब, एंड अगर हम लोगों ने एक टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू पे ये ट्राई कर लिया, फिर हम लोग कोई भी चार्ज एनी सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू भी यहाँ पे रख देते हैं, तो वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज की वजह से वैरी नहीं करता, ये सिर्फ सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है। तो किसी भी पॉइंट की अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो वहाँ पे दूसरा चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड सर्टेन थिंग्स लाइक दैट, दूसरे चार्ज के बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज एट दैट सर्टेन काइंड ऑफ से पॉइंट हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर हम लोग प्रैक्टिकल वे कंसिडर करें कि हम लोगों को कैसे इसे स्टैटिक ही रखना है सच दैट इट डजंट मूव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं, कुछ अनस्पेसिफाइड फोर्स से, कुछ दूसरे फोर्सेस से एक्सटर्नली हम लोग इसे इसकी पोजीशन पे ही रखते हैं सच दैट दिस फोर्स कैंसिल आउट इसकी वाली फोर्स। ना दिस रियली सीम्स स्ट्रेंज एंड ऑड, लेकिन ऐसा ही होता है इन प्रैक्टिस। Also we need to consider some more points related to electric field and then the video will end. So first of all let me pause and rub all of it. Alright, back here again. Now let us consider कि since हम लोगों ने जो definition दिया है या फिर जो equation दिया है रहता, so let us just consider in this form कि vector f at vector r is what, जहाँ पे q located है, is q times the electric field at that position vector। यहाँ पे अगर जो हमारी चार्ज है अगर ये यूनिटी हो जाए, दैट इज इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, सो लेट अस जस्ट कंसिडर SI यूनिट्स, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो फोर्स एट दैट पॉइंट एट दैट चार्ज की जो मैग्नीट्यूड्स होंगे, कि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, ऐसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एंड आफ्टर ऑल वी ऑल्सो हैव दिस इक्वेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेक्टर r इक्वल्स वेक्टर f एट वेक्टर r ओवर q। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज समहाउ इंडीड द फोर्स पर यूनिट चार्ज। नाउ लेट्स कम टू सम अदर पॉइंट्स, लाइक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अगर हम लोगों ने एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया है, सपोज अ पॉजिटिव चार्ज q, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हम लोग एक्सिस बना लेते हैं and some more lines. Why so? I'll be just telling you right now
कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स अराइज होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे आपके पास एक चार्ज है तो ये अपने सराउंडिंग में फील्ड क्रिएट करता है। वो फील्ड कैसा दिखता है, इसे मैथमेटिकली हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ करती है कि हर लाइन में, एट एवरी लाइन ऑफ साइट, यहाँ पे ऐसी एक वेक्टर हमारी क्रिएट होती है, राइट। दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। ये सब हमारा क्या है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज अराइजिंग फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज जब हमारे पास है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली, रिमेंबर फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड्स पॉइंट करती है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये रेडियली आउटवर्ड्स है। वही अगर हम लोग एक नेगेटिव चार्ज कंसिडर करें, सो दिस विल बी द केस ऑफ नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो जब एक नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड नहीं, इन सॉर्ट ऑफ सर्टेन केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होती हैं। सो फॉर दिस स्पेशल केस की चार्ज नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड्स, राइट। तो जहाँ पे भी आप कोई पॉजिटिव चार्ज देखें, जैसे अज्यूम कि ये जो वेक्टर्स हमारी बनेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, व्हाट आर दीज वेक्टर्स, दे आर इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी देखेंगे, बट दैट्स फॉर लैटर, राइट। तो ये रेडियली आउटवर्ड है इन केसेस में, जब चार्ज नेगेटिव है तब ये रेडियली इनवर्ड है। ऑल्सो सिंस हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या है, दिस वी डिफाइन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज क्यू ओवर आर स्क्वेयर टाइम्स आर कैप। तो अगर हम लोग बेसिकली देखें तब तो एट इक्वल डिस्टेंस, अगर चार्ज भी डिफरेंट है उन पे फोर्स डिफरेंट एक्ट करेंगे, लेकिन अगर एट इक्वल डिस्टेंस कंसिडर करें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सेम होता है। तो इफ दैट इज द केस, तो अगर हम लोग एक स्फीयर कंसिडर करते हैं, रिमेंबर आई एम जस्ट कंसिडरिंग दिस एज टू बी ए स्फीयर नॉट अ सर्कल, तो लेट अस कंसिडर दिस टू बी 3 डायमेंशनल। तो अगर हमारे पास एक स्फीयर है एंड उसके सेंटर पे एक सोर्स चार्ज कैपिटल Q है, तो ये सोर्स चार्ज तब जो स्फीयर होगा ना, स्फीयर के हर सरफेस पे, हर पॉइंट पे इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि स्फीयर का रेडियस तो कांस्टेंट होगा। ये जो डिस्टेंस है वही इतना है, वही इतना है, वही इतना है, एंड ये सारा डिस्टेंस तो सेम है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। एक स्फीयर जिसके सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज है, पूरे स्फीयर के सरफेस पे इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो वहाँ पे अगर हम लोग एक चार्ज पुट करते हैं तो सारे चार्जेस इक्वल, मतलब दैट इज नॉट इक्वल फोर्सेस उन पे एक्सर्ट करेंगे, वो तो चार्ज की वजह से वैरी करते हैं टेस्ट चार्ज, लेकिन उन पे इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट होगी, दैट इज द थिंग जो कि फोर्स प्रोड्यूस करेगी, बट दैट माइट डिफर विद द चार्जेस के मैग्नीट्यूड एंड ऑल्सो इस काइंड के बिहेवियर को, प्रॉपर्टी को। वी जस्ट से कि इस स्फीयर के पास एक स्फेरिकल दैट इज प्रॉपर्टी है एंड दैट इज द थिंग। तो अगर हमारे पास नाउ इफ वी जस्ट कंसिडर कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसमें ना वी कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पे तो 2 चार्जेस है, एक सोर्स चार्ज एंड एक टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे तो 2 चार्जेस है, लेकिन अगर बहुत सारे सोर्स चार्ज आ जाए दैट इज, तो तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मैनी चार्जेस निकालने, दैट विल जस्ट कंसिडर इन आवर फर्दर वीडियो, कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में विल जस्ट सी कि एक टेस्ट चार्ज है एंड देयर आर मैनी सोर्स चार्जेस, तब उस स्पेसिफिक पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एंड दैट वाज जस्ट ऑल फॉर टुडे, थैंक्स टू ऑलवेज एंड जय भारत।